हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है और ये प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप पर। और अगर आप भी ये प्रयोगशाला सहायक का कोर्स लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स परचेज़ करना है या नहीं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, यानी रासायनिक अभिक्रिया और प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमने इससे पहले एक वीडियो में पढ़ रखे हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस में हमने जो पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिस रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर सब्सटेंसेस नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो पहले से हमारे पास एक पदार्थ था जिनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया हुई और उसके फलस्वरूप हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अपने पुरानी जिन सब्सटेंसेस से वो मिलकर बना है उससे एकदम डिफरेंट थी। ठीक है, तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो आप पहले सब्सटेंसेस लेते हैं उनको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स, या हिंदी में हम कहेंगे उन्हें अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी और फिर हमें कन्वर्ट होकर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं उत्पाद। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मैग्नीशियम की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनको अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है तो यहाँ H2O हमें मिल जाता है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है इसका पता हमें कैसे चलेगा? क्या इंडिकेशंस होते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसी चीज़ में हुई है? हमने एक बीकर में कुछ सब्सटेंसेस डाले हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, वो इंडिकेट करने के लिए कुछ पता होना चाहिए ना हमें। तो उसके लिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, पहला है कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, हमें मिला H2O विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यानी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन या एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकेंड, अगर हम देखें तो रंग में बदलाव, कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज को हम यहाँ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम की अगर हम बर्निंग करते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका एक रिबन जैसा होता है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब है कंबशन हो रहा है। कंबशन हम केमिस्ट्री में जहाँ भी यूज़ करेंगे आपको समझ जाना है कि इसका मतलब है हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ हमने उसे रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर जो है आपको MgO मिलेगा। ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है, वाइट कलर का पाउडर होता है। मैग्नीशियम रिबन का कलर कुछ और है, लेकिन यहाँ ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं तो उसमें से खूब तेज़ सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है, उस फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है और हमें एक वाइट कलर का पाउडर यहाँ पर मिल जाता है। तो कलर चेंज होता है, उससे भी हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड, हम देख सकते हैं किसी गैस का बनना या फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। ठीक है, इसके लिए हम ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं। हमने जिंक लिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, ठीक है, जिंक एक धातु है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लिए, इस तरह का हमने एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े जिंक के लिए और इसके साथ हमने इसमें डाल दिया HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl डाला है, यानी तनु, ठीक है, हल्का होता है, उसकी सांद्रता कम होती है, तो हमने इसमें डाल दिया HCl। तो यहाँ पे Zn पड़ा हुआ है, जिंक के टुकड़े पड़े हैं, HCl पड़ा हुआ है, एसिड है, और यहाँ पर वैसे इसे कॉर्क से बंद कर दिया जाता है और बीच में एक होल होता है जिसमें से एक ट्यूब जैसी यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इसमें Zn और HCl के बीच में रिएक्शन होगी और हमें यहाँ पर बबल्स उठते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बबल्स, वो बबल्स किस चीज़ के हैं? वो बबल्स हैं गैस के। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ है वहाँ पर और इसीलिए हमें इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं और साथ ही जिंक के पीसेस हमें कम होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप इस फ्लास्क को छू कर देखेंगे
तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें तापमान बढ़ता है, ठीक है, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि एक गैस का बनना या फिर तापमान में बदलाव, ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे इस रिएक्शन में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली और उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब हम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण चिन्ह व सूत्र के माध्यम से एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यानी इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मुझे यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मेरे क्या हुए, रिएक्टेंट्स, ठीक है, अभिकारक हैं ये मेरे। लेफ्ट साइड में देखिए एरो से इसको अलग किया जाता है, एरो के इस तरफ जो है ये है मेरे रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और एरो के बाद जो ये आया है केमिकल रिएक्शन के बाद जो मुझे मिला है ये है प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि उत्पाद। तो अब ये जो मेरे दोनों अभिकारक हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इनका मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में इनको लिख दिया, तो इससे मेरी जो इक्वेशन है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो गई, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन में हम देखेंगे तो जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये अब अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन सिंबॉलिकली अब हमारे लिए ईजी हो गया है, समझ में भी आसानी से आ रहा है और हम इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, ईजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस भी हो सकती है और बैलेंस भी हो सकती है। अनबैलेंस हम कब कहेंगे, अनबैलेंस हिंदी में कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर समान नहीं होती, यानी जितने भी एलिमेंट्स मुझे एरो के इस साइड रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दिख रहे हैं उनके एटम्स की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस इक्वेशन है, अगर वो बराबर है तो वो बैलेंस इक्वेशन है। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में देखूँ, कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी देखूँगी कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पर 2 एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स दिख रहे हैं, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो इसे मैं क्या कहूँगी, इसे कहूँगी मैं संतुलित समीकरण, जहाँ पे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। तीर के दोनों ओर लिख लीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है दोनों में बराबर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए जिंक की बात करें, जिंक का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर का 1 एटम है, यहाँ पर भी सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। दोनों साइड मैंने देखा बराबर है, तो ये भी मेरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसे इक्वेशन को देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, 2 एटम है, यहाँ पर 1 ही एटम है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके MCQs में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको हिट एंड ट्रायल तो कम से कम पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको 2 बनाने के लिए यहाँ लगाऊंगी 2। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, आप कभी भी राइट साइड में नीचे की तरफ एटम्स की संख्या नहीं बढ़ा सकते, आप हमेशा लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पर इसको 2 करना है तो मैंने यहाँ देखा 2 लिख दिया, लेकिन इस 2 के लगते ही मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4, 2 2 जा 4। तो अब मुझे हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे भी 4 बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूँगी। अब चेक करते हैं ज़रा, ये देखिए 2 2 जा 4 एटम्स हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 एटम्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। देखिए 2 जब मैंने यहाँ लगाया है तो ये पूरे के लिए है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये पूरे को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये बन गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में भी एक बार देखते हैं, जिंक का 1 एटम रिएक्टेंट साइड पे, एक हमारा प्रोडक्ट साइड पे, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी। अब देखते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ पे भी 2 एटम हो गए, क्लोरीन यहाँ पे 2 गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब ये मेरी बैलेंस इक्वेशन बन गई।
एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे कंकाली समीकरण, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें बैलेंस करना पड़ रहा है? हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़े थे तो उसमें एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उसका निर्माण हो सकता है ना ही वो नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए जितने एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैलेंसिंग क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को क्यों ज़रूरी है, तो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमें एक रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और साथ ही साथ क्या प्रकार होते हैं इसके। एक रासायनिक समीकरण जो होता है वो हमने कहा कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, हमें आसानी से काफ़ी चीज़ें उससे समझ में आ जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, किस तरह के रिएक्टेंट्स और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमें पता चलता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पर कितने इंक्लूड हो रहे हैं, अगर हम इसके आगे हम हायर लेवल पर इसके जब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है। बेसिक पे देखें तो इसके अलावा हमें कौन सी अवस्थाओं में है हमारे अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा अगर कुछ कंडीशंस होती है स्पेसिफिकली जिस कंडीशंस में वो रिएक्शन हो रही है तो उसे हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाती है, C6H12O6 एंड 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। साथ ही साथ हमें अवस्थाओं का पता चलता है, हमने कहा कंडीशंस, हमने कहा एरो पे लिखी जा सकती हैं, यहाँ हमने सनलाइट लिखा है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है या किसी पर्टिकुलर दबाव पे होती है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़, हीट का साइन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना है कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है तो वहाँ पर आप हीट का साइन लगा सकते हैं, हीटिंग बता देता है, ठीक है। तो एरो के ऊपर हम इसमें इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और ये सारी केमिकल रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.